अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारियों में जुटे हुए होंगे और उम्मीद करता हूँ इस कामयाबी की राह में चल पड़े होंगे, कोशिशों में लगे होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस नौकरी को हासिल करने के लिए। तो और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको चैनल पसंद आ रहा होगा, इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार आपने अदर चैनल को दिया होगा, अदर अपनी पढ़ाई को दिया होगा, उतना ही चैनल को आप सपोर्ट करते रहेंगे ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आगे से आगे लाता रहूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अफसाना। क्या है अफसाना? जिसे हिंदी में लघु कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु कथा। और इसी को इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। इसी को मुख्तसर अफसाना और अफसाना के नाम से जाना जाता है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा अहम है, ना सिर्फ थर्ड ग्रेड, ना सिर्फ रीट मेंस वालों के लिए, बल्कि ये टॉपिक सेकंड ग्रेड के भी काम में उतना ही आएगा जितना आपके काम आएगा। ना सिर्फ सेकंड ग्रेड बल्कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये टॉपिक काम आने वाला है। और उसके अलावा अगर कोई बंदा बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का अगर कोर्स में पढ़ा है तो ये चैप्टर, ये वीडियो उनके भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो आप समझ लीजिए ये टॉपिक कितना ज़्यादा अहम होने वाला है। देखा जाए तो बहुत आसान टॉपिक है, इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है। इसको बस एक बार दो बार अगर आप रिपीट करेंगे तो भी आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वीडियो कहीं ना कहीं देखा होगा, या हो सकता है अपनी किताबों वगैरह मुताला किया होगा। पहले आपने तैयारी की होगी, तो अफसाने के बारे में हल्की फुल्की जो जानकारियाँ हैं वो तो आप पहले ही जानते हैं। बट हमारा जो मोटो है शुरू से यही रहा है कि हम चीज़ों को शुरुआत से बयान करते हैं ताकि आपको हर चीज़ आसानी से, सहल तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए, सारी बात आपको याद हो जाए। तो कोशिश करूँगा आपको कुछ ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट्स लाने की जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हों। यकीन दिलाने वाली बात सिर्फ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट करने की। तो ये भी मैं इस बात की दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ थर्ड ग्रेड बल्कि फर्स्ट ग्रेड तक का भी अगर कोई स्टूडेंट इस क्लास को देखेगा तो उसका भी इससे बाहर जाने वाला सवाल कुछ भी नहीं, यानी इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में सेट रखें इस बात को। इस कंटेंट के अलावा बाहर से एक भी सवाल आने वाला आपका नहीं है। आ जाए तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने की। चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। और बातों का सिलसिला ख़त्म करने से पहले यही बात है, अगर किसी ने PDF किसी बंदे ने ली है, PDF कोर्स किसी ने ऐड किया है, किसी ने मुझे नंबर भेजे हैं, मैंने उसका नंबर सेव कर लिया है और अभी तक अगर उसे PDF कोर्स में ऐड नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप मुझे एक बार वापस मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैंने PDF के लिए चार्जेस पे कर दिए हैं और मैंने नंबर भेज दिए हैं और आपने अभी तक मुझे ऐड नहीं किया है। या कोई बंदा ऐसा है जिसने PDF के लिए मैसेज किया है, नाम, मोबाइल नंबर, सभी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई थी वो भेज दिया है और फ़ोनपे का स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं भेजा है, तो उसको भी यही बात कहनी कि आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मुझे मैसेज वापस कर दीजिएगा तो मैं उनको ऐड कर दूँगा। हाँ, PDF में अभी तक प्रिंट का ऑप्शन नहीं है और शायद आगे तक भी ना रहे, तो आपको PDF पढ़ के ही काम चलाना पड़ेगा। बस इतनी गारंटी है कि आपको जितना साफ़ सुथरा मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, इतनी ही बल्कि इससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरी आपको PDF मिल जाएगी। आप बआसानी इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा लाइट को डिम रखिएगा, बैकलाइट, फ्लैश लाइट जो होती है उसको थोड़ा डिम रखिएगा, आप आसानी से पढ़ पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह का बहानेबाजी है। देखो, पढ़ता मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद टीचर हूँ मैं पढ़ता नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ, मोबाइल से मैं भी पढ़ाई करता हूँ। इतनी ज़्यादा आँखें भी दर्द नहीं करती है। हाँ, किसी को बीमारी हो तो अलग बात है, किसी का चश्मा लगा हुआ हो तो वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ, इतनी आंखें दर्द नहीं करती, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर भी है तो आप क्या करें, PDF सामने रखें, पेपर पेन कॉपी लेकर बैठें और नोट करते जाएं। इसके अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, फिलहाल प्रिंट का ऑप्शन नहीं है और आगे इस बारे में विचार करेंगे। चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज का टॉपिक है अफसाना। अफसाना जदीद उर्दू नस्र की सिन्फ है। जदीद उर्दू, नए ज़माने की उर्दू की एक नई सिन्फ है, नई शैली है। इसमें किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या हालत को ऐसे अंदाज में पेश किया जाए कि पढ़ने वाले पर उसका असर पड़े। अफसाना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाता, बल्कि एक ऐसे मैसेज उसके अंदर दिए जाते हैं कि पढ़ने वाले को उस पर एक इफेक्ट पड़े उस बात का, वो उस बात को गहराई से सोच सके कि क्या चीज़ मैंने इसमें पढ़ी है। अफसाना एक जदीद सिन्फ है जो जदीद तकाज़ों की वजह से वजूद में आई है। जैसे जैसे दुनिया ने डाइवर्जन किया है, जैसे दुनिया आगे बढ़ी है, वैसे ही सिन्फ के दास्तान और नावल का बदला हुआ रूप ही आगे अफसाने की शक्ल में आपके सामने आया है। अफसाना उर्दू में मगरबी अदब से आया है, यानी अंग्रेज़ी अदब से आया है। यानी अफसाना दोस्तों कहाँ से आया है? वेस्टर्न कल्चर से उर्दू में दाखिल हुआ है। अफसाने के मानी कहानी या किस्सा होता है। मुख्तसर अफसाने से कबल उर्दू में नावल का चलन था।
अफसाने से जस्ट पहले दोस्तों क्या चीज़ चला करती थी, नावल चला करती थी। बाद में नावल के बाद, नावल के सिन्फ के बाद ही अफसाने राइज हुए हैं, अफसाने आपके सामने आए हैं, मंजर आम हुए हैं। अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ़ें, अलग अलग लोगों ने इस अफसाने की क्या क्या तारीफ़ें की हैं आपको याद रखनी है। पहली तारीफ़ बयान करते हैं दोस्तों एडगर एलन पो। एडगर एलन पो, क्योंकि अंग्रेज़ों से आई है तो अंग्रेज़ी तारीफ़ करेंगे पहले, बाद में हम लोग तो तारीफ़ बाद में करेंगे क्या अफसाना लिखा है। तो पहली तारीफ़ की है दोस्तों एडगर एलन पो ने क्या की है। एडगर एलन पो ने मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ इन अल्फाज में की है कि अफसाना एक नसरी किस्सा है जिसको एक नशिस्त में पढ़ा जा सके, एक नशिस्त, एक बैठक में पढ़ा जा सके, और ये मुतासिर कुन अंदाज में लिखा जाए, मुतासिर कुन, प्रभावशाली और गैर मुताल्लिक बातों को निकाल दिया गया हो और जामियत और वहदत तासुर बाकी रहे। एक नशिस्त में पढ़ा जा सके, वहदत तासुर हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, एक ही बैठक में पढ़ सके, इंसान को ही नहीं थोड़ी देर पढ़ा फिर उठ के चला गया फिर आप वापस आकर पढ़ा, ऐसा नहीं हो। अफसाना बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हो और एक वहदत तासुर हो, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बातें हो और गैर ज़रूरी बातों को, फालतू की बातों को बिल्कुल हटा दिया जाए। शॉर्ट एंड स्वीट, कम लफ्ज़ों में बातों को प्रभावशाली अंदाज से बयान करना ही अफसाना कहलाता है, ऐसा एडगर एलन पो कहते हैं। उन्होंने एक नशिस्त की मुद्दत से 30 मिनट से 2 घंटे तक बताई है। वो कहते हैं कि एक नशिस्त किसे कहते हैं, 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक की एक नशिस्त मानी जाती है, ऐसा एडगर एलन पो कहते हैं। आगे चेंज हो सकती है, ठीक है। अफसाना एक किस्सा होता है जिसमें किसी एक शख्स की हालत कैफियत, जज्बा और नफ्सियाती कैफियत को मुतासिर कुन अंदाज में बयान किया जाए। अफसाना एक तख्लीकी बयानिया सिन्फ है, जबकि दास्तान एक बयानिया सिन्फ है, तख्लीकी नहीं है। तख्लीकी कहते हैं रचनात्मक, तख्लीक कहते हैं रचनात्मक सिन्फ नहीं है कौन, दास्तान, लेकिन अफसाना एक रचनात्मक सिन्फ है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के मजमू की जहनी कशमकश को दिखाया जाता है। जहनी कहते हैं माइंडली, यानी जहनी कशमकश, दिमागी कुव्वतों को उजागर किया जाता है। एक इंसान के ख्याल, एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में एक वक्त में, ऐसी मुद्दत में, ऐसे केसेस में, ऐसे हालात में एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ क्या बातें सोच सकता है, क्या साजिश उसके लिए कर सकता है, वो सब बातें अफसाने में बयान की जाती हैं। अफसाने में वाक़यात, किरदार, मुकाले नपे तुले अंदाज में बयान किए जाते हैं। नावल ज़िंदगी का कुल होता है जबकि अफसाना ज़िंदगी का जुज़ होता है। अब कुल और जुज़ क्या है, जब नावल लिखा जाता है तो नावल में किसी भी एक इंसान की हालत ज़िंदगी पेश की जाती है, बिल्कुल ओरिजिनल होती है, फेक नहीं होती है, असली बातों को उसमें शामिल किया जाता है। तो नावल भी असली चीज़ें होती है। जीवन का कुल यानी जीवन के बहुत बड़े हिस्से को, सारी चीज़ों को मिलाकर संग्रहित करके नावल में पेश किया जाता है, जबकि अफसाना उसका एक जुज़ है, उसका सिर्फ एक हिस्सा मान लीजिए। नावल में से कोई एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाना, नावल एक पूरी दास्तान के टाइप में होती है, बहुत लंबी चौड़ी बात होती है, उसमें से एक इंसिडेंट निकाल लेना, एक हिस्सा, एक जुज़, एक उसका भाग निकाल लेना, वो अफसाना आप मान सकते हैं। जबकि नावल उसका कुल होता है, नावल कंप्लीट होता है और नावल का एक हिस्सा अफसाना मान सकते हैं। अब है अफसाने की खुसूसियात, अफसाना कहते किसे हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, ईजाज़ व इख्तिसार, जामियत, फ़नी खूबियाँ, जिद्दत, वहदत तासुर होना चाहिए। ईजाज़ व इख्तिसार ये गज़ल की भी खूबी है। ईजाज़ व इख्तिसार यानी बहुत कम लफ्ज़ों में बात को बयान करना, अफसाने की भी खूबी यही है। लेकिन परेशान नहीं होएं, एग्जामिनर इतना पागल भी नहीं होता है कि आपको ऐसे सवाल दे दिए जाएँ कि जिसमें अफसाना भी डाल दिया जाए और गज़ल भी डाल दिया जाए। हाँ, अगर अफसाना गज़ल दोनों ही ऑप्शन होंगे तो ऊपर सवाल में लिखा होगा कि नसरी और शायरी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर नसरी पूछा जाए तो अफसाना आएगा, शायरी पूछा जाए तो गज़ल आएगा। कि ईजाज़ व इख्तिसार किसकी पहचान है। इख्तिसार कहते हैं संक्षिप्तीकरण, कम से कम लिखना, किसकी पहचान है, ये अफसाने की पहचान है और गज़ल की भी पहचान है। जामियत, फ़नी खूबियाँ कहते हैं किसी शैली में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ हैयतें, कुछ बनावटें, कुछ स्पेशलाइजेशन उसमें ऐड किया जाए, वो फ़नी खूबियाँ उसमें कहलाती है। जिद्दत, बिल्कुल नया तरीका हो, ऐसी नई सोच जो आपसे पहले किसी ने नहीं सोची हो, कुछ नई चीज़ों को सोच कर नई बातों को पेश करना जिद्दत कहलाती है, एक नवीनता कहलाती है। वहदत तासुर, यानी इसमें वहदत तासुर होना चाहिए, ये अफसाने की खासियत है। सवाल भी बन जाता है, वहदत तासुर नस्र की किस सिन्फ में होना ज़रूरी है। दास्तान, नावल, अफसाना, इंशाई वगैरह किसी में भी नाम खाका वगैरह लिया जा सकता है तो नाम आएगा अफसाना। वहदत तासुर अफसाना की सबसे अहम खूबी है। प्रभावशाली होता है बहुत ज़्यादा। अफसाना पढ़ने के बाद इंसान के दिमाग में काफ़ी टाइम तक वो बात चलती रहती है कि उसने क्या चीज़ पढ़ी है। जबकि दास्तान, नावल वगैरह सब इंसान टाइम पास के लिए पढ़ता है। किसके लिए पढ़ता है? टाइम पास के लिए पढ़ता है। वहदत तासुर से मुराद ख्यालात में बिखराव नहीं होना चाहिए।
ख्यालात में बिखराव नहीं होना चाहिए। वहदत तासुर से मुराद पढ़ने वाले पर अफसाने का एक असर होना चाहिए। एक मैसेज आप दे रहे हैं अफसाने में, तो इंसान को पढ़ने के बाद उस मैसेज को एक्सेप्ट करने वाली बात होनी चाहिए। वो उस अफसाने को पढ़ने के बाद ये बात जाने कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे भी ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए। नहीं हो सकता है जो अफसाने में नतीजा ये हुआ है, अफसाने में जो बातें सामने पेश आई है, क्या पता कल ये बातें मेरे साथ भी पेश आ जाए, है ना। ये बातें अफसाने में बताई जाती हैं। अफसाना ऐसी कहानी होती है जिसमें किसी एक वाक़या, एक लम्हा, एक किरदार या किसी एक नफ्सियाती कैफियत को कहा जाता है या दिखाया जाता है। दास्तान, नावल, मुख्तसर अफसाना, बारी बारी, यानी दुनिया जब चली थी सबसे पहले चलती थी दास्तान, दास्तान के बाद नावल आया, नावल के बाद मुख्तसर अफसाना आए। इन तीनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, मैं एक एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा। तीनों चीज़ें क्या है, अब मैं वर्बली बताता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाते, और ये लिखा इसलिए है ताकि वो मेरे स्टूडेंट जो PDF फॉर्मेट रखते हैं अपने पास, तो जब मेरे बताने के बाद और भूल भी जाते हैं तो कम से कम उनके पास लिखित में चीज़ें रहेंगी, तो पढ़ के वापस चीज़ों को रिवाइज कर सकेंगे, याद कर पाएंगे। इसलिए मैंने चीज़ें टाइप यहाँ पर कर दी है। हो सकता है वीडियो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे का हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, लेकिन उनके पास ये सारा कंटेंट रहेगा और आप भी ये चीज़ों को लिख पाएंगे। सबसे पहले आती दास्तान। ये ख्याली है, मनगढ़ंत और फर्जी कहानियाँ होती हैं, लेकिन अपने दौर की तहजीब को पेश करती हैं। ये भी इसके लिए अहम सवाल बनता है कि कौन अपनी दौर की तहजीब को पेश करता है। तहजीब के तहत सभ्यता को, कल्चर को, है ना, संस्कार को, सब तहजीब में आते हैं। कौन पेश करता है? दास्तान पेश करती है। दास्तान जब लिखी जाती है तो दास्तान पूरी मनगढ़ंत होती है। दास्तान पूरी कैसे होती है दोस्तों? मनगढ़ंत होती है, फेक होती है, सारी कहानियाँ बिल्कुल फ़ौकुल फितरी होती है, यानी सारी बातें काल्पनिक होती है, जिनका आपको असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ आदमी टाइम पास के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पढ़ा करता है, दास्तानों को सुना करता है। लेकिन एक ख़ास बात है कि ये उस ज़माने की असलियत पेश करती है। दास्तान किस दौर में लिखी गई है तो वो चीज़ आपके सामने पेश की जाती है। आगे इस चीज़ को मैं और डीपली बता दूंगा आपको। दूसरा आता है नावल। ये हकीकी कहानियाँ होती है और इंसानी ज़िंदगी से जुड़े तमाम मसाइल और उनका हल पेश करती है। नावल भी दास्तान की तरह होते हैं, इसमें भी लंबी चौड़ी कहानियाँ होती है, बहुत डिटेल के साथ बयान की जाती है। बस फ़र्क ये है, दास्तान फेक कहानियाँ हैं, काल्पनिक है। नावल हकीकत की ज़िंदगी में आज के दौर में कैसी बातें, कैसे हालात इंसान के साथ पेश आ सकते हैं, किन हालात से वो गुजर सकता है, वो सब बातें नावल में पेश की जाती है। ठीक है, तो नावल में असली कहानी होती है, उन कहानियों में मसले बयान की जाते हैं, कैसे से केसेस होते हैं दुनिया में। आप एक तरह यूँ समझ लीजिए, CID वगैरह आप देखते हैं, है ना, CID देखते हैं, साउथ इंडिया देखते हैं, तो पता लगता है ना कि फलाना घर में ऐसा केस हो गया था, तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। यानी आप भी उन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कहीं आपके साथ भी ऐसे केसेस तो नहीं हो रहे हैं। तो नावल में भी ऐसी हकीकत की कहानियाँ होती है, हकीकत की दास्तानें होती है, जो दास्तान फेक हो गई, हकीकत की कहानियाँ होती है जो आपको बताएगी कि समाज में, दुनिया में ऐसी कहानियाँ हो सकती है, ऐसे वारदात हो सकती है, और आप भी ऐसे वक्त में क्या डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं, उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है। और आखिरी चीज़ है मुख्तसर अफसाना, जिसे लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी भी कहते हैं। ये क्या होती है? ये महज एक कहानी होती है, सिर्फ एक कहानी, जिसमें ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी एक वाक़े, एक लम्हे या एक पहलू को मुतासिरकुन अंदाज में पेश किया जाता है। यानी यूँ समझ लीजिए, पूरी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती इसमें, पूरी लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है। बस इसमें यूँ समझ लीजिए, किसी बात को, किसी एक इंसिडेंट को, किसी एक घटना को आपके सामने पेश कर दिया जाता है, किसी घटना को पेश कर दिया जाता है बहुत प्रभावी अंदाज से, बहुत ही प्रभावी अंदाज से। अब दोस्तों बात करते हैं अफसाने की अज्जाई तरकीबी के बारे में। अज्जा बना है जुज़ से, अज्जा बना है जुज़ से, जुज़ का मतलब होता है हिस्सा, भाग। तो अफसाने के अज्जाई तरकीबी कितने हैं? 7 है। आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने मरसिया पढ़ाया है, मसनवी पढ़ाई है, गज़ल पढ़ाई है और सभी के अज्जाई तरकीब आपको बताए हैं, सभी का फॉर्म बताया किस तरह आपको याद रखना है। तो आपको ये चीज़ भी क्या रखनी है, याद रखनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में मेरी फ़ोटो भी आ जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट करके सेव कर लीजिएगा। तो आप स्क्रीनशॉट करके सेव कर लीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और कोई सा भी एक आपको निकाल के दे दिया जा सकता है कि बताइए कौन सा अफसाने का है या कौन सा नहीं है। तो अफसाने का अज्जा तरकीब होते हैं 7। पहला होता है प्लॉट, दूसरा होता है किरदार, तीसरा होता है नुक्ता नज़र, उसके बाद माहौल फ़िज़ा, उसके बाद उसलूब, उसके बाद आगाज़ व इख्तिताम, और सबसे आखिर में होता है वहदत तासुर, जो सबसे इसकी अहम, जो इसका माना जाता है। तो आपको बारी बारी सब याद रखने हैं। हालांकि इन सभी को डिटेल में मैंने पूरा टाइप किया है, फॉर्मेट में पूरा टाइप किया है, तो आप चाहें तो वहाँ से याद कर सकते हैं। लेकिन आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको रफली सब चीज़ों को शॉर्ट बता देता हूँ, नहीं तो क्या वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पहला जो जुज़ है दोस्तों वो है प्लाट। क्या है? प्लाट। मैंने रेड लाइन की है, आप सिर्फ ये भी नोट कर लेंगे तो आप काफ़ी आपके लिए। मैं रेड लाइन पढ़ देता हूँ, बाकी आप PDF में बैठे बैठे पढ़ते रहिएगा। मुख्तसर अफसाने में जो कुछ पेश किया जाता है उसमें तरतीब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए।
यानी मकसद क्या है, प्लॉट किसे कहते हैं? प्लॉट का मतलब होता है तरतीब देना, सिस्टम वाइज कहानी को सेट करना कि कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। ये सब बातें बयान करना प्लॉट का काम है। किसका काम है? प्लॉट का काम है कि कहानी की एक तरतीब हो, एक सिस्टमेटिक हो, कि कहानी इस तरह से शुरू हो और इस मोड पर जाकर ख़त्म हो ताकि पढ़ने वाले पर एक प्रभावशाली उसका असर पड़े। कहानी को तरतीब देना, कहानी को सिस्टमेटिक जमाना और उसमें बेतरतीब की चीज़ें यानी बेमानी चीज़ें कि ये चीज़ हटा दी जाए तो बेहतर होगा। आपको पता है कि प्लॉट का मतलब ये होता है, अफसाने की जो खासियत है वो उसकी ईजाद व इख्तिसार है, यानी इसे शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ों में कम से कम लफ्ज़ों में बातों को बयान करना प्लॉट का काम होता है। तो बेजा चीज़ों को हटा देना, फालतू चीज़ों को हटाना और कम से कम लफ्ज़ों में बेहतर बात बताना, ये किसका काम होता है दोस्तों? प्लॉट का काम होता है। ठीक है, ये आप बाद में पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने 2-3 पेजेस में लिखा है, प्लॉट को आराम से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दूसरा जूस है वो है किरदार। क्या है? किरदार। रेड लाइन वाली पढ़ लीजिए। अफसाने में पेश आने वाले हालात और वाक़यात को की मानवियत उनकी इनफराद से उन अफराद से कायम हो जाती है जो कहानी में किरदारों के रूप में सामने आते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है किरदार, यानी आप कहानी कोई भी याद रखते हैं तो कैसे याद रखते हैं? आप कहानी का पूरा फॉर्म याद नहीं रख पाते हैं, आप याद रख पाते हैं किरदार। तो उस कहानी में किरदार, कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, आप कैरेक्टर्स के ज़रिए कहानी को याद रख पाते हैं कि फ़लाँ कहानी में उस बैल के साथ ये हुआ था, फ़लाँ कहानी में हिरन के साथ ये हुआ था, घोड़े के साथ ये हुआ था, है ना। आपने खरगोश और कछुए की कहानी भी सुनी है तो आपको पता है कि खरगोश सो जाता है, कछुआ भाग जाता है। तो आपको खरगोश और कछुए की जब बात की जाती है तो आपके जहन में ऑटोमेटिक वो कहानी याद आ जाती है। जब शेर चूहे की बात की जाती है तो आपको ऑटोमेटिक कहानी याद आ जाती है कि हाँ वो शेर चूहे में क्या होता है, शेर फंस जाता है, चूहा उसके जाल काट देता है। तो ये बातें किरदार से याद आती है कि किरदार को इतना ज़्यादा मौसर अंदाज में पेश किया जाए, इतना ज़्यादा प्रभावशाली, इतना इफेक्टिव पेश किया जाए कि आदमी के जहन में वो हमेशा के लिए क्या कर जाए, घर कर जाए। ये चीज़ होती है किरदार निगारी। ये क्या होती है? किरदार निगारी। और ये अफसाने के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। और देखा जाए तो किरदार निगारी एक ऐसा जुज़ है दोस्तों जो हर शैली के लिए, हर फ़न के लिए, हर सिन्फ के लिए बहुत ज़्यादा अहम माने जाते हैं। किरदार ड्रामे में भी अहम होते हैं, किरदार दास्तान में भी अहम होते हैं, किरदार नावल में भी अहम होते हैं। यानी किरदार निगारी से ही हर शैली की, हर सिन्फ की क्या है, खासियत बयान की जाती है। आप डिटेल में पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने 2-3 पेजेस में टाइप किया है, आप आराम से PDF ले लीजिएगा और बाद में आराम से पढ़ते रहिएगा। मैं आपको इस जुज़ के बारे में बता देता हूँ। तीसरा होता है दोस्तों नुक्ता नज़र। क्या होता है? नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र क्या चीज़ है? गाइडलाइन पढ़िए। हर फनकार कोई ख़ास नुक्ता नज़र रखता है और उस नुक्ता नज़र की पेशकश के लिए फ़नकार अपनी तख्लीक को जन्म देता है। नुक्ता नज़र कहते हैं इंसान की सोच को क्या हर इंसान सोच कर रखता है। देखिए टीचर्स सभी होते हैं। एक टीचर का काम होता है दिन की खिदमत करना, एक का काम होता है पैसा कमाना, एक का काम होता है नेम और फेम कमाना, एक का काम होता है लोगों के दिल में जगह बनाना। सबका अलग अलग एक फॉर्म, एक नज़रिया होता है। ऐसे ही एक मुसन्निफ़ के जहन में एक थाट होता है, एक सोच होती है कि मेरा मकसद है मैं गरीब लोगों की भलाई करूं, मेरा मकसद है मैं लोगों में देशभक्ति उजागर करूं। सबका अलग अलग थॉट होता है। वो जो थॉट जो उसके दिमाग में चलता है, वो जो बात उसके जहन में होती है, उस बात को पेश करना ही नुक्ता नज़र कहलाता है। मान लीजिए हम प्रेमचंद की अगर बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद का तरीका क्या था? वो देहाती ज़िंदगी को जानते थे कि देहाती ज़िंदगी में कैसे कैसे मसाइल एक इंसान की ज़िंदगी में पेश आते हैं, एक गरीब इंसान की ज़िंदगी में कैसे हालात होते हैं। वो सब बातों को जानते थे, समझते थे और उन चीज़ों, उन मसाइलों को, उन समस्याओं को लोगों के सामने पेश करना उन्होंने अफसाने के ज़रिए पेश किया। जो उनके अफसानों में देही ज़िंदगी, गुर्बत की ज़िंदगी, गरीब लोगों की ज़िंदगी को, उनकी परेशानियों को सबके सामने पेश करने का काम किया है। ये उनका नुक्ता नज़र है, उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण ऐसा है। तो ये भी अफसाने के लिए अहम माना जाता है। आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों माहौल और फ़िज़ा। क्या है माहौल और फ़िज़ा? वो खुद उस माहौल और फ़िज़ा को महसूस करे। यानी अफसाने में जो बात है, जो माहौल क्रिएट किया जाता है, वो ऐसा हो कि पढ़ने वाला खुद उस माहौल से कनेक्ट हो जाए। मान लीजिए आप किसी शहरी बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ग्रामीण की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी कहानी में किसी शहरी, किसी बाज़ार की बात कर रहे हैं, तो माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि पढ़ने वाला उस माहौल को खुद फील करने लग जाए कि हाँ मैं भी उस जगह पर होता तो शायद मैं माहौल खुद देख रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते जहन में ऐसी बात पैदा हो जाए कि ये चीज़ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ बल्कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है। ऐसा माहौल पेश करना ये अफसाने का क्या होता है दोस्तों? फ़न होता है। यानी माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए, फ़िज़ा उसकी ऐसी क्रिएट की जाए, ऐसा बयान किया जाए कि पढ़ने वाला खुद उस चीज़ को महसूस करने लग जाए। यानी वो चीज़ें क्या ना हो, मौकुल फ़ित्री ना हो, फ़ौकुल फ़ित्री ना हो,
काल्पनिक चीज़ें ना हो कि इंसान सोचता ही रहे यार ये क्या चीज़ है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। अफसाना बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट लिखा जाता है। अफसाने का काम होता है लोगों तक एक बेहतर मैसेज, एक ग्रेट मैसेज पहुंचाने का। तो सब चीज़ें इंसान कनेक्ट करेगा तभी उन चीज़ों से रिकनेक्ट कर पाएगा। अगला जो जूस है दोस्तों, उस्लूब बयान। क्या है उस्लूब बयान, क्या है देख लीजिए। अफसाने का कैनवस बहुत छोटा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाए। उस्लूब बयान का, उस्लूब का मतलब होता है ढंग, तरीका। क्योंकि हर सिन्फ का अपना एक तरीका है, अपना एक पैटर्न है, अपना एक फॉर्म है। अफसाने का भी एक फॉर्म है। अफसाने का फॉर्म में शॉर्ट, क्या है मुख्तसर अफसाना, नाम ही क्या इसका, मुख्तसर अफसाना, शॉर्ट अफसाना, शॉर्ट स्टोरी। यानी बात को ऐसे पेश किया जाना चाहिए कि इसमें बेज़रूरी बातों को अगर अलग कर दिया जाए, कम से कम लफ्ज़ों में बात करने का फ़न हो, यही अफसाना कहलाता है। अफसाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अफसाने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफसाना बना ही इसलिए है कि शॉर्ट स्टोरी इसलिए बनी है कि कम से कम लफ्ज़ों में, यानी आदमी का टाइम ख़राब ना हो। मान लीजिए इस अफसाने और नावल में फ़र्क क्या है। नावल में भी कहानी होती है, एक दास्तान होती है, ठीक है। आप उसको पढ़ने बैठोगे, इतना मोटा नावल होता है, डाइजेस्ट होता है इतना मोटा। आपने कुछ पन्ने पढ़ लिए, पढ़कर आप उठ के चले गए, फिर आप अपने दुनियावी काम में लग गए, फिर वापस आए, आप फिर खोल के बैठे, फिर कहानी से आपका कनेक्ट करेंगे। आप बार बार उठेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप उस चीज़ को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। जब तक नावल आपका खत्म होगा, आपके दिमाग में सिर्फ कहानी रह जाएगी, अच्छा कहानी हुई थी क्या। जब तक मैं समझता हूँ आखिरी चीज़ों को पढ़ेंगे, आप शुरुआत की चीज़ें तो भूल ही जाएंगे कि आपने शुरू में चीज़ें पढ़ी ही क्या थी। हकीकत यही होता है कि जब तक इंसान आखिरी तक पहुँचता है, शुरू चीज़ भूल जाता है। इसलिए अफसाने को झोल ना पैदा हो, अफसाने में एक झोल ना पैदा हो, उस झोल से बचाने के लिए इसमें उस्लूब बयान ज़रूरी है। इसका उस्लूब होना चाहिए शॉर्ट, यानी कम से कम बातों में, कम से कम लफ्ज़ों में अच्छी से अच्छी बात पेश की जाए, ताकि पढ़ने वाला जल्द से जल्द उसको पढ़ पाए, कम से कम लफ्ज़ों में बेहतर पढ़ पाए, और उसके दिमाग में, उसके जहन में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिसकी ज़रूरत आपको समझाने की पड़ रही है। उस्लूब बयान के बाद दोस्तों आगे है आगाज़ व इख्तिताम। ये भी बहुत अहम है। क्या है देखिए, कहानी का आगाज़ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला फ़ौरन मुतवज्जो हो जाए और उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो जाए कि आगे क्या होने वाला है, यह ख्वाहिश आखिर तक बाकी रहे। सस्पेंस जिसे कहते हैं ना, उसे आगाज़ व इख्तिताम कहते हैं। कहानी का आगाज़ ऐसा होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही लाइन ऐसी होनी चाहिए, पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते बोले यार क्या कहानी है, कहानी की शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, तो वो फटाफट कनेक्ट हो जाए, सब बातों को भूल कर उसका दिमाग पूरा कहाँ चले जाए, कहानी में घुस जाए, वो खुद कहानी में खुद घुस जाए। ये होता है आगाज़ व इख्तिताम। और उस थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद जैसे जैसे वो कहानी को पढ़ता रहे, उसके जहन में ये बात चलती रहे, अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने, पढ़ता जाए, यहाँ तक कि वो सस्पेंस कायम रहे और लास्ट में जाकर सारा सस्पेंस ओपन हो और लास्ट में जाकर पता लगा रहे यार ऐसा हो गया क्या। ये चीज़ कंटिन्यू उसके जहन में चलती रहेगी, तब जाकर उस पर एक प्रभाव पड़ेगा, जब तक वो खुद उसके बारे में सोचता रहेगा। नहीं तो टाइम पास के लिए तो पढ़ता रहे इंसान, नावल पढ़ ले, दास्तान पढ़ ले, टाइम पास के लिए पढ़ता रहे। आप जब तक उसमें सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक वो आगे से आगे पढ़ने के लिए मुतवज्जो नहीं होगा। इसलिए आगाज़ इख्तिताम बहुत ज़रूरी है कि इतना बेहतरीन तरीके से आगाज़ किया जाए कि पढ़ने वाला फट से क्या हो जाए, मुतवज्जो हो जाए, कनेक्ट हो जाए। और ऐसा इख्तिताम होना चाहिए, ऐसी जगह पर ख़ात्मा होना चाहिए कि अफसाना पढ़ने के बाद भी उसके दिमाग में सब बातें चलती रहे, वो उस मैसेज को समझ सके, अपनी ज़िंदगी में उतार सके। आखिरी और सबसे आखिरी जुज़ है वहदत तासुर। ये अफसाने का सबसे अहम जुज़ है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि अफसाने का सबसे अहम जुज़ कौन सा है। वहदत तासुर है, आगाज़ व इख्तिताम है, ठीक है, प्लॉट है, किरदार निगारी है, क्या है। तो आपको याद रखना है अफसाने का जो सबसे अहम जुज़ है वो है वहदत तासुर। रेड लाइन देख लीजिए, अफसाना पढ़ने वालों के सामने इस अहद या तहजीब का पूरा नक्शा आ जाए, यही चीज़ क्या है, वहदत तासुर है। यानी अफसाना पढ़ने वाला इंसान जो अफसाना पढ़ रहा है, वो अफसाना पढ़ने के बाद भी उसमें तासुर बयान हो, ऐसा प्रभावशाली चीज़ उसमें पेश की जाए कि इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए चीज़ें सेट हो जाए। उस कहानी को पढ़ने के बाद उसके दिमाग में ये बातें सेट हो जाए। अरे मान लीजिए बिल्कुल हम कॉमन वे में इस बात को समझना चाहें कि हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी, ना तो खरगोश और कछुए से हमारी कोई दिल लगी है, ना खरगोश और कछुए से हम कुछ हासिल करते हैं, ना हमने उसे पाला है, पोसा है, ना हमने उनको कभी ज़्यादातर देखा भी है। खरगोश और कछुए देखने को भी नहीं मिलते नॉर्मली, कि रोज़ गली में दिख जाते हैं हम देखते रहते हैं, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन खरगोश और कछुए की कहानी से मैसेज क्या मिलता है कि खरगोश और कछुए दोनों दौड़ लगाते हैं और खरगोश आगे जाकर सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चल जाता है। ये बात हमें इस बात का मैसेज देती है कि ज़िंदगी में इंसान को कामयाब होना है तो भले ही धीरे रफ्तार हो, लेकिन कंटिन्यू होनी चाहिए।
लगातार चलने वाला इंसान कामयाब हो जाता है। और जल्दी जल्दी भागकर आगे जाकर सो जाना इंसान, बहुत ज़्यादा जल्दी करना फिर सो जाना, बहुत ज़्यादा जल्दी करना फिर आराम कर लेना, थक कर बैठने वालों की को कभी कामयाबी नहीं मिलती है। अगर कामयाब होना है तो आपको लगातार चलना होगा, भले ही आपकी रफ्तार तेज़ी की बजाय धीमी हो, लेकिन लगातार चलना ही आपकी ज़िंदगी में कामयाबी पहुंचा सकता है। तो ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई खरगोश और कछुए की कहानी से। कहानी भले ही आपको याद नहीं हुई, लेकिन आप फ़ौरन उन चीज़ों को याद करके खरगोश कछुआ लेते आपके ज़हन में बातें याद आ जाती है। ये जो मौसिर बयानी कहलाती है, ये कहलाता है वहदत तासुर। और ये अफसाने की सबसे अहम जुज़ है कि इंसान एक बार कहानी पढ़ ले और ज़िंदगी भर उसके दिमाग में बातें चलती रहे जो उसने उस टाइम पढ़ी थी। समझ में आ गई सारी बात। यहाँ पर दोस्तों होता है एक बार टॉपिक का ओवर। यहाँ पर टॉपिक क्या होता है आपका ओवर। अब जो बात है दोस्तों, अब है अफसाने का आगाज़ वर्ते का, कि अफसाना शुरू कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, उर्दू में कैसे आया, अंग्रेज़ी में कहाँ से था, क्या इसकी खासियतें हैं, किस तरह स्टार्ट हुआ और कहाँ पर जाकर ये ख़त्म हुआ। तो ख़त्म तो नहीं हुआ, अफसाना तब से शुरू है और आज तक चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। तो अफसाने के बारे में क्या चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, आइए बारी बारी उन बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, मुख्तसर अफसाना यानी शॉर्ट स्टोरी की इब्तिदा करने वाले वाशिंगटन इरविन है। कौन है दोस्तों? वाशिंगटन इरविन है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इसका मतलब अफसाना शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? अमेरिका से। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से। उन्होंने सबसे पहले 19वीं सदी में स्केच बुक लिखकर मुख्तसर अफसाने की इब्तिदा की। स्केच बुक नाम का अफसाना लिखा और वहाँ से अफसाने की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। हालांकि सवाल पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी आप इसको याद रखें। ठीक है, इंग्लिश वाला याद नहीं, आपको ज़्यादातर उर्दू का पेपर है तो उर्दू की बातें ही पूछी जाएगी, पर फिर भी ये बुनियादी चीज़ें हैं, आपको जहन में रखना ज़रूरी है। हाँ, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड में अगर ना भी आए तो फर्स्ट ग्रेड में सवाल इससे पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पेपर बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। उनका कहना है कि मुख्तसर अफसाने को पढ़कर कारी के दिल पर एक खास कैफियत गुजर जाती है, यही अफसाना है। अगर अफसाना पढ़ने के बाद एक खास कैफियत उसके दिल में उतर जाती है तो यही क्या कहलाएगा दोस्तों? अफसाना कहलाएगा। इरविन के बाद, वाशिंगटन इरविन के बाद दूसरा जो नाम आता है वह है नैथनल हॉथॉर्न। नैथनल हॉथॉर्न ने अफसाने को आगे बढ़ाया। उन्होंने हुस्न बयानी और सन्नाई पर ज़्यादा तवज्जो दी और अफसाने के फ़न को मुश्किल बना दिया। अफसाने में बनावटी चीज़ों को ज़्यादा डाल दिया, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें बयान कर दी और अफसाने में झोल पैदा होने के बाद अफसानों को ज़्यादा मुश्किल तरीन सिन्फ बना दिया। इनके बाद अफसाने की रिवायत को आगे बढ़ाने वाले नैथनल हॉथॉर्न के बाद कौन थे? एडगर एलन पो, जिनका नाम सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया था। कौन है? एडगर एलन पो हैं। इन्होंने अफसाने के फ़न को आसान बनाया और वहदत तासुर को ज़रूरी करार दिया। इन्होंने कहा कि अफसाना बहुत आसान सिर्फ है, बहुत ही सरल तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें वहदत तासुर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की इब्तिदा 20वीं सदी में होती है। कब होती है दोस्तों? 20वीं सदी में उर्दू में शुरू होती है। 19वीं सदी में कहाँ शुरू होती है? अमेरिका में शुरू होती है। उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? इस बात में इख्तलाफ है। इस बात में क्या है? इख्तलाफ है, विरोध है। पहले अफसाना निगार में सज्जाद हैदर यलदरम, मुंशी प्रेमचंद और राशिदुल खैरी का नाम आता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को मुत्तफ़क़ा तौर पर पहला अफसाना निगार माना जाता है। ये बात मैंने आपको पूरी इसलिए बताई है, कहीं पर आपको सज्जाद हैदर यलदरम भी मिल जाएगा, सज्जाद हैदर यलदरम मिल जाएगा, कहीं पर आपको मुंशी प्रेमचंद मिल जाएगा, कहीं पर आपको राशिदुल खैरी मिल जाएगा। तीनों ही नाम आपको अलग अलग बुक्स में नाम आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुत्तफ़िका तौर पे अहम जो नाम कलेक्ट किया गया है NCERT, RBSC सभी चीज़ों को मिलाकर मुत्तफ़िका तौर पे जो पहला अफसाना निगार माना जाता है वो मुंशी प्रेमचंद को ही तस्लीम किया जाता है। समझ में आ गई बात? इख्तलाफ है तीनों में, लेकिन मैन क्या है? मुंशी प्रेमचंद है। सज्जाद हैदर पहले अफसाना निगार तो नहीं है, लेकिन पहले रोमानवी अफसाना निगार ज़रूर हैं। आप कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि पहले रोमानवी अफसाना निगार कौन है, तो हम रोमानवी लफ्ज़ तो भूल जाते हैं, हम क्या पढ़ लेते हैं? अफसाना निगार। क्या पढ़ लेते हैं? अफसाना निगार। नीचे ऑप्शन था प्रेमचंद, हम लगाते हैं टिक। क्या लगा देते हैं? टिक। लेकिन अब हमें क्या करना है? सवालों को डीपली और ढंग से पढ़ना है। पहला रोमानवी अफसाना निगार कौन है? सज्जाद हैदर यलदरम है। रोमानवी का मतलब होता है रोमांटिक। रोमानवी का मतलब रोमांटिक, रोमांस से भरपूर। उन्होंने सबसे पहले अफसानों में रोमानवी अंदाज को पेश किया और औरतों की मोहब्बत को अपने अफसानों का मौजू बनाया। रोमानवियत से मुराद जज्बाती आरजूमंदी है, यानी जज्बात में किसी चीज़ की आरजू करना ही क्या कहलाती है? रोमानवियत कहलाती है। रोमांस, रोमांटिक जिसे कहते हैं। ठीक है। सज्जाद हैदर यलदरम के अफसानवी मजमूए कौन से हैं? ख्यालिस्तान और दूसरा है हिकायात व एहसासात हैं। यलदरम के अहम अफसाने हैं जहाँ फूल खिलते हैं, एक मुगन्निया की इल्तिजा, कलवा पुत्रा, वीराने सनम खाने, मैं चाहता हूँ,
काहिरा को देख, आईने के सामने, चिड़िया की कहानी वगैरह वगैरह। ये कौन है दोस्तों? सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने हैं। सज्जाद हैदर की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में नियाज़ फतेहपुरी, मजनू गोरखपुरी के नाम अहम है। इन लोगों ने भी रोमांटिक यानी रोमानवी अफसाने लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद को पहला बाकायदा या बाज़ाब्ता तौर पर, दोनों ही अफसाना निगार आपको माना जाता है। बाकायदा अफसाना निगार पूछे तो भी मुंशी प्रेमचंद है, बाज़ाब्ता पूछे तो भी मुंशी प्रेमचंद है। उन्होंने इब्तदा में इस्लाही पसंदी पर जोर दिया। इस्लाही पसंदी, त्रुटि सुधार, समाज सुधारक वाली बातें आपने पहले लिखी थी। ये अदब में मंसूबियत और उफादियत के कायल थे। दुनिया के अनमोल रतन उनका पहला अफसाना है जो 1904 में लिखा गया। अगर ये पूछा जाए कि उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है तो आपको क्या नाम बताना है? दुनिया के अनमोल रतन। और कब लिखा गया था? 1904 में लिखा गया था। और 1907 में रिसाला आता था ज़माना। कौन सा रिसाला आता था? ज़माना। उसमें शाया हुआ, जो कानपुर से निकला करता था। मुंशी दया नारायण निगम इसके एडिटर थे। किसके? ज़माना रिसाले के। उन्होंने सबसे पहले अफसानों में देहाती मसाइल और दही ज़िंदगी को, हालात को पेश किया। देहाती ज़िंदगी, ग्रामीण क्षेत्रीय की ग्रामीण चीज़ों को, गांव की चीज़ों को आपने पेश किया। गांव की समस्याओं को आपने अपने अफसानों का मौजू बनाया, विषय बनाया। 1908 में सोज़े वतन के नाम से उनका पहला अफसानवी मजमुआ शाये हुआ। पहला अफसाना कौन सा था? दुनिया के अनमोल रतन। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा था? सोज़े वतन। कब शाया हुआ? 1908 में। लेकिन ख़ास बात क्या है वो देखिए, बाग़ियाना जज्बात और ख़यालात के इल्ज़ाम में इस रिसाले को नज़र आतिश कर दिया गया। और ये सवाल आ चुका है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ नज़र आतिश कर दिया गया, यानी जला दिया गया? कौन सा? सोज़े वतन। क्यों? बाग़ियाना जज्बात, अंग्रेज़ों की खिलाफ बहुत कुछ लिखा था इसमें। अंग्रेज़ लोग गुस्सा हो गए, उन लोगों ने इसको आग लगा दी। इस मजमुए में 5 अफसाने शामिल थे जो अब नहीं है। प्रेमचंद को सख्त हिदायत दी गई कि बगैर कलेक्टर को दिखाए आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप जो भी लिखते हैं बहुत बगावत वाली बातें लिखते हैं, विरोधी बातें लिखते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो आज के बाद आप कलेक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद ही आप आगे कुछ लिखेंगे। उन चीज़ों को बिना कलेक्टर दिखाए प्रकाशित नहीं की जा सकती। 1910 तक नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। 1910 तक। हालांकि इनका असली नाम क्या था? बताओ कोई। चलिए आप बताएंगे, मैं ही बता दो, टाइम बहुत लगेगा। इनका असली नाम था धनपत राय। क्या था? धनपत राय नाम से भी लिखा है, नवाब राय नाम से भी लिखा है। लेकिन आपने प्रॉपर जो मुंशी प्रेमचंद के नाम से आपने कंटिन्यू लिखना स्टार्ट किया। 1910 तक तो आप नवाब राय के नाम से ही लिखा करते थे। दया नारायण निगम के कहने से मुंशी प्रेमचंद नाम से आपने लिखना शुरू किया। किनके कहने पर? दया नारायण निगम, जो रिसाला चला करता था, उस रिसाले के एडिटर थे। रिसाला निकलता था ज़माना, उसके आप क्या थे? एडिटर थे, मुदीर थे उसके आप। प्रेमचंद के अफसाने, अहम अफसाने कौन से? 2 बार लिख दिए मैंने। अहम अफसाने कौन कौन से हैं याद रखें? सौतेली माँ, गिल्ली डंडा, बहुत ही शानदार गिल्ली डंडा, आप पढ़िएगा, क्लास 10th में है। सवेरा, सवा सेर गेहूँ, नमक का दारोगा, आपने पढ़ा ही होगा। जेवरात का डिब्बा, खून सफ़ेद, सत्याग्रह, बड़े घर की बेटी, नोक झोंक, पूस की रात, कफन, नजात, ईदगाह, बूढ़ी काकी, तुलुए मोहब्बत, 2 बैल और रोशनी इनके अहम अफसाने हैं, बहुत ही ख़ास। अब मैं समझता हूँ प्रेमचंद के तो बहुत सारे अफसाने आप लोगों ने पढ़े होंगे। गिल्ली डंडा आपने शायद पढ़ा होगा, सौतेलीम आपने पढ़ा होगा, नमक का दारोगा पढ़ा होगा, कफन आपने पढ़ा होगा, ईदगाह तो हर बच्चे ने पढ़ा है, चिमटे वाली कहानी, हामिद का चिमटा मुंशी प्रेमचंद का है, और बड़े घर की बेटी, नोक झोंकी आपने सबने पढ़े होंगे, पूस की रात आपने कभी टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा। तो ये बहुत अहम है अफसाना निगारी में। अफसाना निगारी में प्रेमचंद का नाम जहाँ पर आता है ना, उस ऊपर नाम किसी का नहीं आता। सर फहरिस्त पर नाम किसका आता है? प्रेमचंद का ही आता है। मुंशी प्रेमचंद ने अफसाना निगारी को सर फहरिस्त पर लाकर छोड़ा है। इतने ज़बरदस्त वाले अपने अफसाने लिखे हैं। अब मुंशी प्रेमचंद का अफसाने मजमूए कौन से हैं? आपको अफसाने अलग याद रखने हैं, अफसाने मजमूए अलग याद रखने हैं। दोस्तों ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको घोल कर पिला दूँ और आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको या तो वीडियो बार बार देखना है, या आपको PDF लेकर आपको 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करना है, या आपको नोट डाउन कर लेना है। बार बार देखने पर ही आपको याद होगा। अफसाने याद करने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। लेकिन हाँ, मुंशी प्रेमचंद का अफसाने मजमूआ है, थोड़ा आसान है, आपको याद हो जाएंगे। पहला सोज़े वतन, जिसको आग लगा दी गई थी, याद हो जाएगा। आखिरी है वारदात। आखिरी क्या है? वारदात। उस वारदात के बाद कोई वारदात नहीं हो पाई, आखिरी है वारदात। ठीक है, 14 टोटल थे, तो आपके 2 तो याद हो जाएंगे। बीच के हैं वो भी बहुत आसान है। प्रेम 25 अव्वल, प्रेम 25 दोम, प्रेम 25 अव्वल, प्रेम 25 दोम, याद हो जाएंगे। फिर प्रेम 32 अव्वल, प्रेम 32 दोम, 25 के 2, 32 के 2, याद हो जाएंगे।
उसके बाद है प्रेम चालीसी, में नीचे लिख दिया इसको, प्रेम चालीसी सीक्वेंस के हिसाब से, प्रेम 25 एक, प्रेम 25 दोम, प्रेम 25 अव्वल, प्रेम 32 अव्वल, प्रेम 32 दोम, 25 के एक, 32 के दो, 25 के दो, खा के परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौस ख्याल, दो ख्याल ख्याल में है, ख्वाब ख्याल और फिरदौस ख्याल। फिर है प्रेम चालीसी, क्या है प्रेम चालीसी, 25, 32, फिर है 40, 5-6 तो ऐसे याद हो जाएंगे। फिर है नजात, फिर है आखिरी तोहफा, फिर है ज़ादे राह और है दूध की कीमत और आखिर में वारदात। ये इनके अफसाने मजमूए हैं, इसको तो आप याद रखना ही रखना। प्रेमचंद, अगर अफसाने से सवाल आता है तो प्रेमचंद का नाम फिक्स होता है, और प्रेमचंद से सवाल पूछा जाना बहुत ही कॉमन वे की बात है, कैसा तो होता ही होता है। लेकिन प्रेमचंद के बाद क्या होता है वो देखिए। प्रेमचंद की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में आज़म करियवी, सुदर्शन और अली अब्बास हुसैनी अहम नाम है। इन लोगों ने भी प्रेमचंद की रिवायत को, यानी देही ज़िंदगी को, देहाती ज़िंदगी को, उन मसाइल को, उन समस्याओं को आगे बढ़ाने का आपने काम किया है। अली अब्बास हुसैनी ने भी देहाती मसाइल पर लिखा है। उनके अहम अफसाने कौन से हैं? बासी फूल, ICS, मेरा गाँव और रफ़ीक तन्हाई अहम है। ये दोस्तों किनके हैं? अली अब्बास हुसैनी के। इसी दौर में रोमानवी तहरीक वजूद में आई। अब इसी दौर में आखिर में क्या हुआ दोस्तों? रोमानवी तहरीक शुरू हो गई, एक रोमांटिक तहरीक शुरू हो गई। ये तहरीक सिर्फ जहनी तहरीक थी। कैसी थी? जहनी। लोगों की सोच ऐसी बन गई थी, लोगों की मेंटल एबिलिटी ऐसी बन गई थी कि अदब जो है वो लोगों की समस्या बयान करने के लिए थोड़ी है। मैं पहले पढ़ देता हूँ, आपको बताता हूँ। इसको अदब लतीफ़ भी कहा जाता है। लतीफ़ कहते हैं मज़ेदार को, अदब लतीफ़ भी कहा जाता है। सर सैयद की तहरीक के ख़िलाफ़ रद्द अमल था। ये एक जहनी बगावत थी, जहनी मेंटल एबिलिटी थी, लोगों बगावत, विरोध था लोगों में। उन्होंने सर सैयद की इस्लाह पसंदी और तहकीक और हकीकत निगारी के ख़िलाफ़ लिखा था। इस तहरीक ने तमाम अदबी असनाफ़ को मुतासिर किया, गोया नज़्म हो या नसर, दोनों को ही क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। यानी ये लोग क्या कहते थे? अदब जो बना है वो तो टाइम पास के लिए बना है, इंसान को इंटरेस्टिंग मनोरंजन के लिए बना है, लोगों के मसले समस्याएं लेकर थोड़ी बैठा है। वो कहते हैं ज़िंदगी में वैसी धमेड़े बहुत हैं, तकलीफ़ें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, ऊपर से इसे रोने धोने वाली कहानियाँ लेकर बैठेंगे, दिमाग और ज़्यादा अपसेट हो जाएगा। तो अदब तो बना है रोमांस के लिए, रोमांटिक के लिए, हंसी मजाक के लिए। अदब इसलिए बना है, मनोरंजन के लिए बना है। तो ये लोग कुछ इस बात की बगावत पर उतर गए और प्रेमचंद के, सर सैयद के जो तहरीक निकली थी, हकीकत निगारी जो पेश करते थे, उनके खिलाफ हो गए थे। उनके क्या हो गए थे? खिलाफ हो गए थे। ऐसा नहीं है, बाद में लोग जुड़ भी गए थे, जब इनको पता लगा कि नहीं, सच्चाई यही है कि अदब किसके लिए बना है? अदब बना है दुनिया के मसले मसाइल को पेश करने के लिए। तो ये लोग बाद में ऐड हो गए थे। लेकिन फिलहाल एक बार तो ये लोग क्या हो गए? विरोधी बन गए थे। विरोध करने वाले में कौन थे? नाम देखिए। रोमानवी नज़्म निगार कौन से थे? सागर निज़ामी, अख्तर अंसारी और अख्तर शिरानी। अख्तर शिरानी को रोमानवी शायर भी कहा जाता है। ये मैं आपको पहले बताया नहीं है, तो मैं आगे क्लास में बता दूंगा। अख्तर शिरानी को रोमानवी शायर भी कहा जाता है, आपके सिलेबस में भी है। रोमानवी अफसाना निगार कौन से थे? नियाज़ फतेहपुरी, उपेंद्र नाथ अश्क, अली अख्तर और कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र भी बहुत ज़बरदस्त नाम के, बहुत पायदार अफसाना निगार हैं। अगर अफसाना निगारी में अगर फर्स्ट नाम मुंशी प्रेमचंद का है तो सेकंड नाम तो कृष्ण चंद्र का ही आता है सबसे ज़्यादा। बहुत ज़्यादा अजीम अफसाना निगार हैं। अब भी ये भी पहले रोमानवी अफसाना निगार थे, बाद में ये हकीकत निगारी में आ गए थे। ये सभी बाद में तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गए थे, पहले विरोध करते थे। नियाज़ फतेहपुरी के अफसानों में खामोशी और सुकूत के बजाय हैजान और इज़्तिराब की कैफियत पाई जाती है। नियाज़ फतेहपुरी ने जो अफसाने लिखे हैं उसमें खामोशी, आराम, सुकून वाली बातें नहीं है, बल्कि क्या, एक बेचैनी सी, एक इज़्तिराब, एक अचंभित, आश्चर्यजनक चीज़ों को वो क्या करते हैं? पेश करते हैं। इनके अफसानों में निगारिस्तान, बहारिस्तान, एक शायर का अंजाम, शिहाब की सरगुज़िश्त, सहरा का गुलाब, मोहब्बत की देवी, ज़ाहिर मोहब्बत और कुर्बान गाह, ये क्या है? अहम है। हिजाब इम्तियाज़ अली ताज भी रोमानवी अफसाना निगार रहे हैं। 1930 के बाद उर्दू में रूसी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी के अफसानों का तर्जुमा किया गया। अब अफसाने खुद लिखने के बजाय क्या किया? बाहर के अफसाने ला कर क्या किया है? उनका ट्रांसलेशन भी किया गया है 1930 के बाद। 1932 में अंगारे के नाम से 10 कहानियों का एक मजमूआ शाये हुआ। 10 कहानी यानी 10 अफसाने समझ लीजिए, अफसाने कहानी की बात है, अफसाने भी कहानी होती है। अंगारे नाम का कब हुआ था दोस्तों? शाये हुआ था 1932 में हुआ था। इसमें 10 कहानियाँ थी, और 10 कहानी किस किस की थी ये भी याद रखो। जिनमें सज्जाद ज़हीर की 5 कहानियाँ थी, अहमद अली की 2, महमूद ज़फ़र की 1 और रशीद अहमद के 2 अफसाने यानी 2 कहानियाँ शामिल थी। तो 5 और 2 7, 1 8 और 2 10, टोटल 10 कहानियाँ इसमें शामिल थी। इन कितनी कहानियाँ थी? मुंशी प्रेमचंद और अंगारे अफसानवी मजमूए के अफसाना निगारी को जिस जगह लाकर छोड़ा,
जिस जगह लाकर छोड़ा है वहाँ से तरक्की पसंद अफसाना निगारों ने अफसाने को एक नई जहत दी और अफसाना निगारी में अवामी मसाइल को पेश करने का जरिया बनाया। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद ने अवामी मसाइल को सामने लाने का काम किया है। दुनिया में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, गरीब लोगों की ज़िंदगी कैसे आ रही है, किन परेशानियों को, किन तकलीफ़ों को झेलते हैं, उन सब बातों को पहले पेश किया। फिर उसके बाद अंगारे शाया हो गया, अंगारे में भी कहानियाँ सारी ऐसी थी। तो उसके बाद जो अफसाना निगारी जहाँ पर पहुँची ना, उसके बाद फिक्स हो गया कि अफसाना निगारी सिर्फ इस बात के लिए लिखी जानी चाहिए कि लोगों की परेशानियाँ, उनके मसले मसाइल, उनकी समस्याओं को उजागर करना चाहिए। एक नई जहत मिली, एक नई राह मिली उनको लिखने के लिए। कृष्ण चंद्र, हयातुल्लाह अंसारी, सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, बलवंत सिंह, इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, अख्तर अंसारी का नाम अहम है। यानी उस तहरीक के बाद इन सभी ने बहुत ही ज़बरदस्त वाले अफसाने लिखे हैं। प्रेमचंद के बाद दूसरे अहम अफसाना निगार कृष्ण चंद्र हैं। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे, प्रेमचंद की बात हो गई सारी, अब बात करते हैं कृष्ण चंद्र के बारे में। इनमें सबसे अहम नाम कृष्ण चंद्र का है, जो कि इब्तदा में रोमानवी अफसाना निगार थे। रोमानवियत से हकीकत पसंदी की तरफ आ गए। उन्होंने 1936 में लिखना शुरू किया था। कब शुरू किया दोस्तों? 1936 में लिखना शुरू किया था। इनके अफसानों में कश्मीरी रोमानवी फ़ज़ा है, जिसमें वहाँ की झील, नदी नाले, पहाड़, उनकी खूबसूरत मंजर कशी की है। यही वजह है कि उनको मंजर कशी में महारत हासिल है। मंजर कशी में क्या है? महारत हासिल है। मंजर कशी का मतलब ये होता है दोस्तों, आप यूँ समझे कि किसी कहानी में लिखा होता है कि मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, रात का मंजर था, बहुत ही सुनसान इलाका था, दूर दूर तक किसी की आवाज़ नहीं आती थी। उन पहाड़ी घाटियों में, उन मंजरों में ऐसा लगता था, ऐसा महसूस होता था कि देखकर खौफ होता था। तो उन चीज़ों को ऐसे बयान करना कि आदमी कनेक्ट करते करते ऐसे सोचने लगे वो सब चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है बल्कि देख रहा है। तो ये मंजर कशी कहलाती है। इसमें कृष्ण चंद्र को महारत हासिल थी। कृष्ण चंद्र ने शहरी और देहाती दोनों जिंदगियों का गहराई से मुशाहिदा किया है, अवलोकन किया है। ये उसकी खूबी जानते हैं कि ये बेरहम दुनिया की किस तरह इंसानों के ख्वाबों को चकनाचूर करती है। ये बेरहम दुनिया इंसानों के ख्वाबों को चकनाचूर कर देती है, और ये बात कृष्ण चंद्र बहुत अच्छी तरह से जानते थे। फिर चाहे वो शहरी ज़िंदगी हो, चाहे देहाती ज़िंदगी हो, एक इंसान की ज़िंदगी को ये बेरहम दुनिया कितना चकनाचूर कर देती है, कैसे हालात तक पहुंचा देती है। इन दिनों एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर। तो जानता हूँ कि इंसान के जो सपने होते हैं, जो अरमान होते हैं, जो आरजुएं होती है, दुनिया उन सपनों को कोई कदर नहीं करती है। दुनिया आपकी चाहतों की, आपकी ख्वाहिशों की कोई कदर नहीं किया करती है। आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए खुद को ही बड़े से बड़े फैसले लेने होते हैं, और ये बात कृष्ण चंद्र बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ना सिर्फ जानते थे बल्कि उनको इस निज़ाम से भी सख्त नफरत थी जो किसानों, मजदूरों और गरीबों की आरजुओं को कुचलते थे। उनको इस निज़ाम से, इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा नफरत थी, बहुत ज़्यादा। और लिखा उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा उन जिस चीज़ पर। तिलिस्म ख्याल उनका पहला अफसानवी मजमुआ है। किसका है दोस्तों? तिलिस्म ख्याल कृष्ण चंद्र का है। सवाल यहीं से बनते, छोटे छोटे, आपको पूरा याद रखना है। यरकान कृष्ण चंद्र का पहला अफसाना है जो उन्होंने यरकान की बीमारी से सेहत याब होने के बाद लिखा है। यरकान क्या होता है दोस्तों? यरकान होता है पीलिया की बीमारी। क्या होती है? पीलिया। जानते हैं पीलिया, आंखें से पीली पीली पड़ जाती है, एक पीलिया की बीमारी होती है। तो जब इनको कृष्ण चंद्र को पीलिया की बीमारी हुई थी, उस बीमारी के टाइम पड़े पड़े बहुत कुछ सोचने लगे। फिर जैसे ही बीमारी ठीक हुई तो आपने सबसे पहला जो अफसाना लिखने की जो शुरुआत कर दी वापस, वो किससे कर दी? यरकान। किससे लिखी? यरकान। आपने पीलिया के ऊपर ही क्या लिख दिया? अफसाना लिख दिया। कृष्ण चंद्र के अहम अफसाने कौन कौन से हैं? नाम याद रखिएगा। झेलम के नाव पर, झेलम में नाव पर, यरकान, फूल, शायर, गर्जन की एक शाम, पुराने खुदा, गुंडे, पूरे चांद की रात, शिकस्त के बाद, बारूद, चावल चोर, बरहमन, एक सीता एक राम, मगरमच्छ, मोहब्बत का फूल, महराब, एक ख़त, गुलदान, जामुन का पेड़, भगत राम और अन्नदाता। अन्नदाता जो है ये बंगाल के कहत पर लिखा गया है। कहत कहते हैं दोस्तों अकाल पड़ने को। बंगाल में जब अकाल पड़ गया था तो उस पर क्या लिखा था आपने? अन्नदाता लिखा था। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी क्या रखनी है? याद रखनी है, और आप 2 बार 3 बार रिपीट करें, उनको याद करने की कोशिश करें। हालांकि इतने सारे अफसाने हैं और इतने सारे अफसाने मजमूए हैं, आप पढ़ते पढ़ते सब क्या हो जाएंगे? सारे मिक्स हो जाएंगे, सारी खिचड़ी दिमाग में बन जाएगी। कृष्ण चंद्र के अफसानवी मजमूए कौन से हैं ये भी याद रखें। तिलिस्म ख्याल, नज़ारे, ज़िंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, एक गिरजा, एक खंदक, अजंता से आगे, आधे घंटे का खुदा, हम वहशी हैं, दिल किसी का दोस्त नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी,
यूक्लिप्टस की डाली, यूक्लिप्टस फूल को कहते हैं। हाइड्रोजन बम के बाद 2 फरलांग लंबी सड़क, बहुत शानदार मजमून है, पढ़िएगा आप इस अफसाने को। बालकनी, कालूभंगी, महालक्ष्मी का पुल, गर्जन की एक शाम, टूटे हुए तारे, हुस्न हैवान, ये सभी आपके क्या है दोस्तों अफसानवी मजमू है। इसके बाद दोस्तों नाम जो आता है वो है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी सरदार जी हैं और पंजाब की हालत को आपने बयान किया है। इनके बाद राजेंद्र सिंह बेदी का नाम अहम है, उनका लहजा धीमा और चेखव से मुमासिल है। अब चेखव कौन है? आपने एक ना मजमून पढ़ा होगा, एक अफसाना पढ़ा होगा, ए लेटर ऑफ गॉड। क्या पढ़ा होगा? ए लेटर ऑफ गॉड नहीं पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा खुदा के नाम खत, कि एक बंदा होता है जो एक चिट्ठी लिख देता है, चिट्ठी लिखता है कि मेरी फसल चौपट हो गई है, ए खुदा मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मुझे 100 रुपये बाई पोस्ट मास्टर के लिख कर भेजिएगा, मुझे पैसे भेजिएगा। कहानी पढ़ी होगी ना। ये कहानी दोस्तों लिखी है एंटोन पाव्लोविच चेखव। एंटोन पाव्लोविच चेखव बहुत शानदार अफसाना निगार हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी थी और काफ़ी सारी किताबों में शामिल है। खुदा के नाम खत उन्होंने लिखा है, लेटर ऑफ गॉड, इसको खुदा के नाम खत के नाम से उर्दू में भी शामिल किया गया, तर्जुमा किया गया है। तो इनका लहजा बिल्कुल किसके जैसा है? बिल्कुल चेखव के जैसा है। तो मैंने बता दिया चेखव कौन है, एंटोन पाव्लोविच चेखव उनका पूरा नाम है। उनसे मुमासिल, उनके जैसा ही है, बिल्कुल धीमापन है लेकिन बातों में बहुत ज़्यादा गहराई है, बातों में बहुत ज़्यादा गहराई है। उन्होंने घरेलू ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल को अपने अफसानों में, मैंने इंसानों कर दिया, सॉरी यार, अफसानों का मौजू बनाया है। क्या बनाया दोस्तों? अफसानों का मौजू बनाया है। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने कौन से हैं? दानव दाम, भोला। भोला आपको पढ़ना है तो 10th क्लास की क्लास में मिल जाएगा, मैंने वीडियो बना रखा इसका, बहुत शानदार अफसाना है भोला। गरम कोट, कोक जली, लाजवंती, अपने दुख मुझे दे दो, बहुत शानदार अफसाना है। कितना ज़बरदस्त तरीके से बातों को बयान करते हैं ये। आप अपने दुख मुझे दे दो पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। पान शाब, 10 मिनट बारिश में, गरहन, रहमान के जूते, अगवा, तुलादान, लंबी लड़की, चमन, तलछट, आग, बिल्ली का बच्चा, चेचक के दाग, गीता, दरक्षंदा उनके कामयाब अफसाने हैं राजेंद्र सिंह बेदी के। अब राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने में मजमू कितने हैं दोस्तों? 6। कितने हैं? 6 नाम देखिए। दानव दाम 1939 में, ग्रहण, कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध 1982 में। ये इनके सारे क्या हैं दोस्तों? अफसानवी मजमू हैं। उसके बाद अगला नाम आता है दोस्तों हयातुल्लाह अंसारी का। किसका नाम आता है? हयातुल्लाह अंसारी का। उन्होंने हिंदुस्तान की माशी बदहाली और समाजी पस्ती के वाक़यात और किरदारों को अपने अफसानों का मौजू बनाया है। इनके किरदार फितरी और जीते जागते नजर आते हैं, यानी यूँ समझ लीजिए किरदार निगारी में हयातुल्लाह अंसारी को महारत हासिल है। मंजर निगारी में किसको है? कृष्ण चंद्र को है। हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने कौन कौन से हैं? आखिरी कोशिश, अनोखी मुसीबत, 2.5 सेर आटा, सहारे की तलाश, कमज़ोर पौधा, भरे बाजार में, माँ बेटा, भीख। भीख आपको देखना है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा 10th क्लास में। बहुत शानदार अफसाना। एक लड़की होती है, बहुत गरीब होती है, बहुत ही ज़्यादा भिखारी होती है और एक पहाड़ी पे चढ़ जाती है और फिर बाद में उसको मना कर देता है रखने के लिए 5-7 बच्चों को। और यह बहुत ज़्यादा दर्द भरा अफसाना है भीख, हयातुल्लाह अंसारी का है। 12 बरस, शुक्रगुजार आँखें, बाद उनके फ़न के उम्दा नमूने हैं। 2.5 सेर आटा और भीख उनके नुमाइंदा अफसाने हैं। मैंने कहा ना भाई उनका क्या है? नुमाइंदा, बहुत ख़ास अफसाना है, बहुत ही ज़्यादा दर्द छुपा है। एक छोटी बच्ची होती है, उसके साथ 4-5 बच्चे होते हैं और उनको ले लेकर दर दर भटकती है, तो उसकी ज़िंदगी क्या होती है, ऐसी बातें इसमें बयान की गई है। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानवी मजमूए कौन से हैं ये भी देख लीजिए। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ है अनोखी मुसीबत, 1939 में शाया हुआ। कौन सा है? अनोखी मुसीबत। दूसरा है भरे बाजार में, तीसरा है शिकस्ता कंगूरें और चौथा है ठिकाना और 5वां है खलास। क्या है? खलास। हयातुल्लाह अंसारी का नावल लहू के फूल एक अहम नावल है जो 5 जिल्दों में शाया हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है हयातुल्लाह अंसारी का कौन सा नावल है जो 5 जिल्दों में शाया हुआ है? वो है लहू के फूल। कौन सा है? लहू के फूल। इस नावल पर 1970 में साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया गया था। किसको? हयातुल्लाह अंसारी को। अब बात करते हैं सुहेल अंसारी की। एक लाइन में है, उन्होंने प्रेमचंद की रिवायत पर चलते हुए बिहार के किसान और मजदूरों को अपने अफसानों का मौजू बनाया है, विषय बनाया। बिहार के राजेंद्र सिंह बेदी ने पंजाब के और मुंशी प्रेमचंद ने सभी के। एक नाम है दोस्तों सादत हसन मंटो, इसके ऊपर तो मूवी बन चुकी है। सादत हसन मंटो बहुत अहम शख्सियत है, बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत कम जिए, बहुत कम उम्र थी इनकी, कम उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। बहुत कम लिखा है लेकिन जो भी लिखा है ज़बरदस्त लिखा है, जो भी लिखा है ज़बरदस्त लिखा है।
उन्होंने ऐश व इशरत और मुसर्रत में पड़े हुए लड़का लड़की, तवाइफ और समाज के गिरे हुए लोगों को अपने अफसानों का मौजू बनाया है। लड़का लड़की जो बिल्कुल कहते हैं फहाशी में डूबे पड़े हैं, मदमस्त हो रखे हैं, दुनिया की फिक्र नहीं है, ना जाने किन हुड़दंग में पड़े क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, तवाइफ़ों को, समाज के गिरे हुए तबकों को आपने अपने मजमून का क्या बनाया है, विषय बनाया है, अपने अफसानों का विषय बनाया है। उन्होंने बड़ी बेबाकी, बिल्कुल निडरता के साथ और जुर्रत के साथ ऐसी किरदार निगारी की है कि किरदार निगारी के बादशाह कहलाए। किरदार निगारी क्या कहलाए? बादशाह कहलाए। कौन? साद हसन मंटो। लेकिन इनके अफसानों की हकीकत, रियानियत और फहाशी तक पहुँच गई है। यही वजह है कि इन पर फहाशी का इल्ज़ाम भी लगा और उसके बाद उन पर मुकदमा भी चला। उनके बदले क्या चला? मुकदमा चला। फहाशी कहते हैं दोस्तों बोल्डनेस को। क्या कहते हैं? बोल्डनेस को। आपने देखा होगा, एक होती है मूवीज़, एक होती है वेब सीरीज़। एक होती है मूवीज़, एक होती है वेब सीरीज़। मूवीज़ में चीज़ें नॉर्मल बताई जाती हैं, बातों को बनावट के तौर बताया जाता है, लेकिन वेब सीरीज़ होती है रियलिस्टिक। हकीकत में इंसान गालियाँ भी बोला करते हैं, थोड़ा ओपनली चीज़ें भी हुआ करती है, वो सब चीज़ें बयान की जाती है। तो बताइए वेब सीरीज़ क्यों थिएटर में नहीं आ पाती? सेंसर पास क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता, उसमें बोल्ड चीज़ें ज़्यादा है, उसमें बोल्डनेस थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वो चीज़ें आम नहीं हो पाती है। तो यही बात मंटो की भी है। मंटो ने चीज़ों को रियल बयान किया है कि हकीकत में दुनिया ऐसी ही है। आप चाहे बनावट के तौर पे इन चीज़ों को कैसी बना बिगाड़ कर तोड़ मरोड़ के पेश कर दें, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया में ऐसी गंदी चीज़ें, गलत चीज़ें भी हुआ करती हैं। उनको अपना विषय बनाकर लिखते थे और इस चीज़ को क्या नाम दे दिया? फहाशी का। ये फहाश है, बोल्ड ज़्यादा है, इनमें क्या कहते हैं? अश्लीलता ज़्यादा है। फहाशी कहते हैं अश्लीलता, इनकी चीज़ों में अश्लीलता ज़्यादा है, इसलिए उन पर केस लगा दिया गया। उन पर क्या हो गया? केस लगा दिया, मुकदमा चला उनके ऊपर। मंटो के अहम अफसाने कौन से हैं दोस्तों? नाम देख लीजिए, आपने काफ़ी सारे पढ़े होंगे। टोबा टेक सिंह, नाम सुना होगा। मुजील, नया कानून पढ़ना है तो 10th क्लास की प्लेस मिल जाएगा आपको, बहुत शानदार है। मंगू कोचवान के ऊपर पूरा केस है। टेढ़ी लकीर, वो, सड़क के किनारे, फरिश्ता, जेब का कफन, चौदहवीं का चांद, काला कानून, नंगी आवाज़ें, भंगन, लाइसेंस, शांति, 10 रुपए, जानकी, मिस्र की डली, मम्मी, बाबू गोपीनाथ और धुआं, ये उनके क्या हैं? अफसाने हैं। याद करिएगा, पढ़िएगा। मंटो के अफसानवी मजमुए दर्जा झेल हैं। कौन कौन से अफसाने मजमुए? ये भी देख लो। आतिशपारे, धुआं, अफसाने और ड्रामे, लज्जत संग, ठंडा गोश्त, याद रखना ठंडा गोश्त इंपॉर्टेंट है। चुगद, खाली बोतलें, खाली डिब्बे, नमरूद की खुदाई, बादशाहत का खात्मा, यजीद, सड़क के किनारे, सरकंडों के पीछे, फंदे, बगैर इजाज़त, बुरके, शिकारी औरतें। ये क्या है दोस्तों? अफसाने में मजमू है। लेकिन मंटो के कुछ लाजवाब खाके भी हैं जो गंजे फरिश्ते और लाउड स्पीकर और शख्सियत के नाम से भी शाया हो चुके हैं। मंटो थोड़ा ना ज़्यादा बोल्ड हो जाते थे, यानी आप दुनिया की सच्चाई बता सकते हैं लेकिन ना खुल के नहीं बता सकते। आप जानते हैं दुनिया गलत है, दुनिया गंदी है, पर बिल्कुल आप जानते हैं कि इंसान गलत है पर मुंह पे नहीं कह सकते। आप पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं पर मुंह पे कहने में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। आप इनके बहुत अजीब अजीब अफसाने भी है। काली सलवार है, उल्टी सलवार है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है। आप जब उनको पढ़ेंगे काफ़ी अजीब लगेगा आपको कि ऐसे भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। बहुत ज़्यादा अश्लील है, बहुत ज़्यादा। मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद नाम आता है इस्मत चुगताई। किसका नाम आता है? इस्मत चुगताई। उन्होंने अपने अफसानों में मुतवस्सित बैलेंस, मध्यम परिवार, मुतवस्सित मुस्लिम घरानों के खिलाफी, मुआशी और समाजी हालात को मौजू बनाया है और उनकी बेहतरीन नक्काशी की है। ये मंटो की बयान ही है। अरे रियल नहीं, लिखने लिखाने में, ठीक है, रियल बयान में मत। इस्मत चुगताई क्या है? मंटो की बयान है। वो भी चीज़ों को वैसे ही बयान करती है जैसे मंटो बयान करते हैं, काफ़ी रियल एंड फैक्ट। ये भी अपनी बात को कहते कहते फहाशी तक पहुंच गई थी। समझ गया ना बात? पहुंच जाती हैं, बात को बयान करती हैं। मुतवस्सी मध्यम परिवार में, यानी किसानों गरीबों में नहीं आती है, बल्कि मध्यम वर्ग के परिवारों में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या परेशानियां, किस तरह की हालात उनके दरपेश हो सकते हैं, वो बातें आपने इसमें पेश की है। उसके बाद इस्मत चुगताई के अफसाने कौन कौन से हैं? चौथी का जोड़ा, नन्ही की नानी, लिहाफ, कलियां का पहला अफसाना है। चोटें, छुई मुई, 2 हाथ, सास, घूंघट, 3 अनाड़ी, ख्वाबों का शहर, छोटी आपा, पेशा, फूफी, कंवारी, सोने का अंडा, जवानी वगैरह। अब आप नाम देखिए, जवानी, चढ़ती जवानी, कैसे नाम है, तो आप समझ लीजिए किस तरह की इसमें केसेस हो सकते हैं। इस्मत के अफसानों का मजमुआ कौन सा है? कलियां, चोटें, एक बात, छुई मुई, 2 हाथ, एक बात और 2 हाथ, याद रख लीजिएगा, ठीक है, एक बात और 2 हाथ। शैतान, बदन की खुशबू, थोड़ी सी पागल,
अमरबेल, कुल टोटल ये हैं। उसके बाद दोस्तों नाम आता है ख्वाजा अहमद अब्बास। ये अहम तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं। ये ज़िंदगी की ताबीर तरक्की पसंद नज़रियात की रोशनी में करते हैं। सियासी मसाइल और सियासी उलझनें उनके अफसानों का मौजू रहा है, विषय रहा है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि मंटो जो लिखते हैं थोड़ा फैक्ट लिखते हैं, इसमें चुगताई लिखती है, मुतवस्सित परिवार को लिखती है, मध्यम वर्ग को लिखती है। राजेंद्र सिंह बेदी पंजाब के हालात लिखते हैं, और कृष्ण चंद्र कश्मीर के हालात लिखते हैं, कश्मीर की वादियाँ लिखते हैं, कश्मीर का मंजरकशी करते हैं। ये छोटी छोटी बात आपने जहन में रखना, सेट रखना कि कौन कैरेक्टर, कौन सा मुसन्निफ किन चीज़ों पर लिखा करता है, उसका मौजू क्या, उसका विषय क्या है। ख्वाजा हसन निज़ामी का ये मामला था, ख्वाजा अहमद अब्बास। आज़ादी के बाद जिन अफसाना निगारों ने अफसाने की तरफ ख़ास तवज्जो दी है और अपने अफसानों में उस दौर के हालात को पेश किया है। आज़ादी के बाद दूसरा दौर आया था, ये आज़ादी के पहले वाला मामला है। उसमें कौन कौन थे? कुर्रतुल ऐन हैदर, ये आज़ादी के पहले भी थी, आज़ादी के बाद भी थी। और सबसे ज़बरदस्त, मेरी सबसे ज़्यादा पसंद अफसाना निगारों में अगर मुंशी प्रेमचंद और कृष्ण चंद्र के बाद जो तीसरा जो नाम अगर मैं सबसे अहम मानता हूँ तो है कुर्रतुल ऐन हैदर। बहुत ही ज़बरदस्त इनका अफसाने हैं, बहुत खूबसूरत। हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर, सादत हसन मंटो, ये पहले बाद में दोनों में थे। शौकत सिद्दीकी के नाम अहम है जो आज़ादी के बाद भी अफसाने लिखते रहे। कुर्रतुल ऐन हैदर के मशहूर अफसाने मजमू कौन से हैं? सितारों के आगे 1947 में, शीशे का घर 1954 में, पतझड़ की आवाज़ 1966 में, रोशनी की रफ्तार 1982 में, जुगनुओं की दुनिया 1990 में। ये कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानवी मजमूए हैं। और कुर्रतुल ऐन हैदर के मशहूर अफसाने कौन से हैं आप पढ़िएगा, आपको बहुत पसंद भी आएंगे, काफ़ी से बताऊँगा आपको। इसमें मशहूर अफसाने हैं हुमायूं, रक्स शरर, दजला बदजला, यम बा यम, अवध की शाम, बर्फबारी से पहले, जहाँ फूल खिलते हैं, हाउसिंग सोसाइटी, रोशनी की रफ्तार, पतझड़ की आवाज़, जिला निसाब वतन, जहाँ कारवां ठहरा, सेंट फ्लोर ऑफ आईना फरोश, शहर कोरा, फोटोग्राफर। पढ़ना है तो आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फोटोग्राफर कितना खूबसूरत अफसाना है। गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे, डालन वाला, याद की एक धुनक चले, दो सयाह, तलाश, दिलरुबा, हसब नसब, आवारा गर्द, क्लैक्टिस लैंड, सिंगारदान, कार्य अमन था वो। ये सभी क्या दोस्तों इनके अफसानवी अफसाने हैं। अब बात करते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमू कौन कौन से हैं। एक लड़की, पाँव में फूल, ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, मैं शहज़ाद खान हूँ, कहते हैं जिसको इश्क, दिया जले सारी रात, पेरिस की एक शाम, गेहूँ और गुलाब, 20वीं सदी की लैला मजनू, नई धरती और नए इंसान। ये ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानवी मजमूए हैं। अब बात करते हैं टॉपिक को ख़त्म करने की। यहाँ पर आपका टॉपिक क्या होता है, ख़त्म होता है। मैं पढ़ देता हूँ आज आखिरी की 2-4 लाइनें। 1960 के बाद अफसाने का अंदाज बदल गया। 1960 के बाद देश आज़ाद हो गया, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, तो क्या हुआ, अंदाज थोड़ा चेंज हो गया। 1960 में उर्दू में अलामती अफसाना निगारी का आगाज़ होता है, यानी ऐसी कहानी जो अलामतों के ज़रिए तैयार की गई हो, जब किसी कहानी को अलामतों के ज़रिए से तैयार किया जाए तो अलामती अफसाना कहा जाता है। इस दौर में अलामती अफसाने के साथ तजरीदी अफसाने का भी रिवाज हुआ। बताता हूँ अलामती अफसाने में किस्सा, किरदार और पस मंज़र सब कुछ अलामती होते हैं। इनमें बात को इनडायरेक्ट अंदाज में कहा जाता है। अलामती अंदाज का चलन 1990 तक पूरे ज़ोर शोर से रहा। अलामती अफसाना निगार में अहम नाम इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, बलराज, अनवर सज्जाद और नैयर मसऊद का नाम अहम है। ये सारी बातें दोस्तों आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अलामती का मतलब होता है किसी चीज़ को एक अलामत के तौर पे पेश करना और पूरी दुनिया को उसमें शामिल कर देना। इस वक्त मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, बब्बू है, भुट्टो है, ऐसे कोई है, एक अफसाना ही शायद राजेंद्र सिंह अफसाना ही है। उसमें क्या होता है, वो रिक्शे वाला होता है। कौन होता है? रिक्शे वाला होता है। वो रिक्शा लेकर जाता है, एक बंदा होता है जो रिक्शा लेकर जाता है, यानी हाथ गाड़ी होती है, ठेला वगैरह होता है, तो ठेला लेकर घसीटता रहता है और घसीटते उसको याद आती है बात कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरा बाप कितना गरीब था और मैं ऐसा गरीब हूँ, मेरी औलाद भी गरीब रहेगी, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाएगी?
क्या मेरी मदद कोई करेगा नहीं, उसके मन में ख्याल चलते रहते हैं और वो क्या एक जगह रुक जाता है मन में सोचते सोचते, तो उसके पीछे बहुत बड़ा ट्रैफिक लग जाता है, बहुत बड़ा ट्रैफिक लग जाता है। तो अलामती तौर पे बताते हैं कि ट्रैफिक लगने से बहुत लोग रुक जाते हैं, बहुत लोग रुक जाते हैं। कोई बच्चे स्कूल जाते हैं वो रुक जाते हैं ट्रैफिक लगने से, कोई बहुत बड़ा नेता मीटिंग में जाने वाला होता है, कोई फौजी अपने काम पे जाने वाला होता है, कोई अफसर अपने ऑफिस जाने वाला होता है, वो सभी लोग रुक जाते हैं। तो बाद में अफसान अलामती तौर पे कहते हैं कि मानिए उस रिक्शा वाले के रुकने से पूरी दुनिया रुक गई। तो हकीकत में बयान क्या करना चाहते हैं, बयान ये करना चाहते हैं कि एक मजदूर तबका अगर दबता जाएगा, मजदूर तबका, गरीब तबका दबता जाएगा, तो ना सिर्फ गरीब तबका दबेगा बल्कि पूरी दुनिया रुक के रह जाएगी। अगर आप सोचिए दुनिया के सारे मजदूर काम करना छोड़ दें तो बताओ दुनिया का निज़ाम पॉसिबल है? नहीं, दुनिया की व्यवस्था क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ऐसी ही बातों को क्या कहते हैं? अलामती कहते हैं। क्या कहते हैं? अलामती, यानी बातों को एक इंसान को बताना कुछ और है और निशानदेही किसी और चीज़ की करनी है, वही अलामती अफसाने कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों अफसाना निगार, ये अफसाने इतने ही आएगा, सवाल आप कितने आएंगे, जवाब इतने ही आएंगे। इसके बाद अफसाने की तारीख, अफसाने का इतिहास मैंने कुछ 8-10 पेज में और अपने लिहाज से और लिखा एक्स्ट्रा और मैं मजमून लिखा है मैंने पूरा इसके ऊपर। तो ये मैं जिनको PDF दूंगा वो बैठकर आराम से पढ़ लेंगे इसको। आपके लिए इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रुक कैसे गया, 9 10 एक पेज में है टोटल 72 पेजेस इसके अंदर हैं। और ये आप 10 एक पेज बाद में पढ़ लेना, आपकी ये भी काम आएंगे, कहीं ना कहीं इनसे भी सवाल हो पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना लंबा चौड़ा टॉपिक आप समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। लाइक करने से पैसे कुछ नहीं लगते हैं, बस एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है वीडियो बनाना। और कमेंट्स में आप अपनी बातें लिखते रहिए। आपको जो भी क्यूरीज आती है, जो समस्याएं आती है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो और बनाते रहने की। इसके अलावा भी आपके लिए जो क्यूरीज हो, जो सवाल हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं हमेशा तैयार रहूँगा आपके जवाब देने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, शानदार कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।